10 साल के लंबे अरसे के बाद दोबारा हंदवारा की सरजमीन पे आके चौधरी साहब के लिए असेंबली मेंबर के वोट मांगने का मौका आ गया है। लेकिन ये 10 साल का अरसा जो है, एक तो लंबा रहा और दूसरा जम्मू कश्मीर के लिए नुकसानदेह साबित हुआ। जब 10 साल पहले यही हंदवारा में चौधरी साहब के फंक्शन में मैंने वोट मांगे, उस वक्त रियासत हमारी अपनी, रियासत का झंडा अपना, रियासत का अपना आईन, हमारी शनाख्त, वजूद, वकार, पहचान, जमीन पे हक हमारा, रोजगार पे हक हमारा, दरियाओं पे, पहाड़ों पे, जंगलों पे हक हमारा। हम 1,40,00,000 लोगों का ही हक था यहाँ के रोजगार पे, यहाँ की जमीन पे, यहाँ की पहाड़ पे, जंगलों पे। आज इस 10 साल के अरसे के बाद जब हम दोबारा अपने आप को हंदवारा के लोगों के सामने पेश करके उनसे वोट मांगते हैं, तो उनमें से एक भी चीज आज हमारे पास नहीं है। रियासत हमारी नहीं, यूटी की हैसियत से हम वोट मांगते हैं। असेंबली के वो इख्तियारात नहीं जो इख्तियारात थे, हमारा अपना झंडा नहीं, आईन नहीं, लद्दाख आज हमारे से अलग। जहां हमारी जमीन पे 1,40,00,000 का हक होता था, आज 140 करोड़ का हक हो गया है। जहां हमारे रोजगार पे, हमारी नौकरियों पे 1,40,00,000 लोगों का हक था, आज 140 करोड़ लोगों का हक हो गया है। जहां हमारी दरियाओं पे, पहाड़ों पे, जंगलों पे 1,40,00,000 लोगों का हक था, आज 140 करोड़ लोगों का हक हुआ है। और इसके बरक्स हमें मिला कुछ नहीं। मायूसी, दुख, दर्द, परेशानी, गुर्बत, बेरोजगारी, इसके अलावा कुछ नहीं मिला। लेकिन ये नौबत आई कैसे? हम यहां पे पहुंचे कैसे? क्योंकि 2014 में जिन लोगों ने यहां से वोट लिए, उन्होंने इन चीजों के लिए दरवाजे खोले। जिन्होंने उस वक्त धोखे दिए, जिन्होंने उस वक्त सब्ज बाग दिखाए, जिन्होंने उस वक्त लोगों को झूठे नादे दिए, नारों के बुनियाद पे लोगों के दिल बहलाए, उन्होंने यहां पे बीजेपी के लिए दरवाजे खोले और उस चीज का हम आज खमियाजा भुगत रहे हैं। मैं हैरान होता हूं आज जब मैं ये पीसी के लीडर का सुनता हूं नारा, जो मोदी का यार है गद्दार है, गद्दार है। अरे ना, सारा कुछ तो आपको बीजेपी ने दिया। आप जब 2015 में मिनिस्टर बने, अल्लाह मग़फ़िरत करे उन्हें, मुफ्ती मोहम्मद सैयद साहब की हुकूमत में, आप किसके कोटा से मिनिस्टर बने? पीडीपी ने आपको नहीं बनाया, बीजेपी ने आपको मिनिस्टर बना के महकमा दिया। जब 2016 में मुफ्ती साहब वफात पा गए और महबूबा मुफ्ती बीजेपी की मदद के साथ वजीर आला बनी, फिर वजीर बने आप, किसके कोटा में? बीजेपी के। जब 2018 में हम बीजेपी की साजिशों को नाकामयाब करने के लिए, उस वक्त अल्ताफ बुखारी साहब पीडीपी के लीडर थे, जब हम उन्हें वजीर आला बनाने के लिए तैयार थे, बीजेपी ने किसको यहां वजीर आला के तौर पे आगे किया?
यही सजाद गनी लोन साहब को। रिकॉर्ड गवाह है, बीजेपी ने चिट्ठी दी कि हम अपने एमएलए सजाद गनी लोन साहब के हवाले करते हैं और गवर्नर साहब से गुजारिश करते हैं कि वो इसको वजीर आला बनाए। बीजेपी की बदौलत वो यहां वजीर आला बनने के लिए तैयार था। उसके बाद जो सारी सिक्योरिटी उसके हवाले, जो सारी इंतजामिया उसके हवाले, जो सारे अफसर उसके इर्द गिर्द, वो किसकी बदौलत? आखिरकार बड़े भाई ने छोटे भाई की कदर की, बड़े भाई ने रिश्ता रखा, छोटे भाई ने फायदा लिया। बेशक उस रिश्ते का फायदा हंदवारा के लोगों को नहीं हुआ, लेकिन कम से कम छोटे भाई ने बड़े भाई का फायदा लिया। आज 2024 में जब उनको पैरों तले जमीन खिसकती हुई नजर आ रही है, अरे यहां तक क्या, 2024 के पार्लिमानी इलेक्शन में बीजेपी ने अगर वो 7-8 हजार माइग्रेंट वोट सजाद गनी लोन साहब को नहीं दिलवाए होते, उनकी तो जमानत जब्त हो गई थी। सजाद साहब की जमानत भी बीजेपी ने बचाई। सजाद गनी लोन साहब की जमानत उनके बड़े भाई मोदी साहब ने बचाई। और आज लोगों को गुमराह करने के लिए कहता है जो मोदी का यार है गद्दार है। अरे शर्म करो ना, अरे ना कुछ तो रिश्तों का आप रखो ना लिहाज। ये वो सजाद गनी लोन साहब है, जब मेरे खिलाफ इलेक्शन लड़ रहा था एक भी पोस्टर पे उसने अपने वालिद साहब की तस्वीर नहीं रखी। आज वालिद साहब भी याद आ गए। इलेक्शन हारने के बाद बहुत चीजें याद आ जाती है ना। अब जो बचा कचा कुछ रह गया है उसको याद दिलाने का इंशाल्लाह हंदवारा में चौधरी साहब याद दिलाएंगे और कुपवारा में नासिर वानी साहब उनको याद दिलवाएगा। आखिरकार कब तक लोगों को बेवकूफ बनाओगे, कब तक लोगों को धोखा दोगे? आज जो तबाही और बर्बादी हमारे साथ ऊपर है, जिस मुश्किल दौर से हम गुजर रहे हैं, जो गिरफ्तारियों का सिलसिला रहा, जो पकड़ दकड़ का सिलसिला रहा, जो एफआईआर हमारे नौजवानों के खिलाफ कटे, जो बाहर के रियासतों में जेल भरे हुए हैं कश्मीर के नौजवानों के साथ, आखिरकार ये किसकी बदौलत? यही लोग जिन्होंने 2014 में बीजेपी को यहां लाया। हमारे नौजवान जिनको रोजगार चाहिए था उनको एफआईआर दिए, हमारे नौजवान जिनको नौकरियां चाहिए थी उनको जेल में बंद किया, हमारे नौजवान जिनको नौकरी चाहिए थी, रोजगार चाहिए था, उनको सताया गया, पुलिस थानों में बुला के उनको जो है उनकी हाजिरी लगवाई। तरक्याती काम कहीं नहीं। मैं तो आज भी उनको कहता हूं ना, जरा खड़े हो जाएं हंदवारा के अड्डे में और अपने काम वहां पे गिने। चौधरी साहब अपने काम गिनेंगे, देखेंगे किसका लिस्ट ज्यादा भारी होगा ना। हर लिहाज से हमें तंग किया गया है और आज आपको गुमराह करने की फिर कोशिश, आपके वोटों को तकसीम करने की कोशिश। बीजेपी की तरफ से नए नए उम्मीदवार मैदान में उतारे जाते हैं। मुझे कोई गिला नहीं है ना अब कि मैं यहां से पार्लियामेंट का इलेक्शन नहीं जीत पाया। मुझे अपने तरफ से ये तसल्ली है कि मैंने मुकम्मल कोशिश की, जितनी मैं कैंपेन में कोशिश कर सकता था मैंने की, जितनी जगह मैं पहुंच सकता था मैं पहुंचा, जितनी तकरीरों को मैं आपके सामने रख सका मैंने रखा। मैंने वोट मांगे,
मैंने कोशिश की कि 5 साल के लिए मैं आपकी नुमाइंदगी पार्लियामेंट में करूं, लेकिन अल्लाह ताला को मंजूर नहीं था। चलिए, मेरे मुकद्दर में कुछ और लिखा होगा, नहीं था मेरे मुकद्दर में ये 5 साल पार्लियामेंट में आपकी नुमाइंदगी करने का। मुझे अफसोस इस बात का नहीं है कि मैं पार्लियामेंट नहीं पहुंचा, मुझे अफसोस इस बात का है कि आज आपकी आवाज पार्लियामेंट तक नहीं पहुंचती। अगर कोई और जीता होता शायद मुझे इतना अफसोस नहीं होता, लेकिन मुझे अफसोस इस बात का होता है कि मेरे श्रीनगर का नुमाइंदा वहां तकरीर करता है और आप लोग ताली बजाते हो। अगर रुहुल्लाह साहब वहां तकरीर करते हैं, यहां नौजवान खुश होता है। मियां अल्ताफ साहब तकरीर करते हैं, यहां के बुजुर्ग नौजवान मुतमईन होते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है, आपका खुद का मुकामी एमपी तकरीर नहीं कर सकता। मैंने जगह जगह उस वक्त कहा था, मैंने कहा खुदारा वो नुमाइंदा चुनो जो पार्लियामेंट के अंदर जाके बात कर सके। लेकिन नुमाइंदा आपको वो मिला जो बाहर तो आया, और वोट किस बुनियाद पे मांगे कि आपके वोट से वो बाहर आएगा। हाँ आया, लेकिन 20 दिन के लिए, सिर्फ आपके वोटों को तकसीम करने के लिए, एक साजिश के तहत। नहीं तो खुदारा मुझे बताइए ना, जिस एफआईआर के तहत रशीद साहब गिरफ्तार हैं, उस एफआईआर में 4 और नाम दर्ज हैं। उस एफआईआर में यासीन मलिक का भी नाम है, शबीर शाह का भी नाम है, आसिया अंद्राबी का नाम है, मसरत आलम का नाम है, और ये अब्दुल रशीद शेख साहब का नाम है। खुदारा मुझे बताइए ना, आज सिर्फ एक बंदा बाहर कैसे है और 4 बंद? आखिरकार एफआईआर एक है, इल्जाम वही है, लेकिन एक आदमी को इजाजत दी जाती है बाहर आने के लिए, बाकी 4 बंद। कैसे? कहीं ना कहीं तो कुछ तो दाल में काला है ना। और बदकिस्मती, अब एक सियासतदान के कौल और फेल में फर्क नहीं होना चाहिए, लेकिन रशीद साहब के कौल और फेल में फर्क के अलावा और कुछ नहीं है। कहता है कि वो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को सलाम करता है, कहता है कि वो यासीन मलिक को फांसी से बचाना चाहता है, कहता है कि वो हुर्रियत के लीडरों की नुमाइंदगी करना चाहता है। लेकिन मैं फिर उससे पूछता हूं, जिस शख्स ने श्रीनगर में हुर्रियत के दफ्तर का बोर्ड उतार के उसको जलाने का काम किया, जिस शख्स ने मीडिया के जरिए यासीन मलिक के फांसी की मांग की, उस शख्स को तो वो गले लगता है, उससे अपने आप को हार डलवाता है। तो हम क्या माने, उसका कहना या उसका करना? कहने के लिए तो कहता है कि वो मोदी साहब के नए कश्मीर के नारे के खिलाफ आवाज उठाएगा, लेकिन करता है मदद बीजेपी की। नुमाइंदे रखता है मैदान में वो जिन्होंने 5 साल यहां सिर्फ बीजेपी का एजेंडा चलाया। सुंबल सनवारी में जो नुमाइंदा है दिल्ली का, बीरवा में जो नुमाइंदा है दिल्ली का, बाकी जगहों में। आज भी जब मीडिया वाले रशीद साहब को सवाल पूछते हैं कि इलेक्शन के बाद आप किसकी मदद करोगे, वो कहता है मेरे दरवाजे सबके लिए खुले हैं। मतलब ये कि अगर आपका वोट पीसी को गया, अगर वोट ये एआईपी रशीद को गया, अगर वोट पीडीपी को गए, अगर वोट आजाद उम्मीदवार को गए, वो वोट सीधा सीधा यहाँ पे बीजेपी की हुकूमत को कायम करने के लिए जाएंगे। और वो हुकूमत जो यहाँ पे 5 अगस्त 2019 के फैसलों पे अपना मोहर लगाना चाहती है। जब आगा रुहुल्लाह साहब पार्लियामेंट में तकरीर करते हैं और यहाँ के नौजवान खुश होते हैं, वो क्या कहता है?
वो कहता है कि 5 अगस्त 2019 को जो हुआ, 370 जो हमसे लिया गया, 35A जो हमसे लिया गया, उसमें जम्मू कश्मीर के लोगों की मंजूरी नहीं है? वही कहता है। अब 1 सेकंड के लिए मान लो, खुदा ना खास्ता, अगर कल को हुकूमत ऐसी बनी बीजेपी की जो असेंबली के जरिए एक करारदाद पास करवाए जो ये कहे कि जम्मू कश्मीर के लोग 5 अगस्त 2019 के फैसले से मुतमईन हैं, उनको ना 370 चाहिए ना 35A चाहिए, और ये करारदाद असेंबली से पास होकर इस पे गवर्नर साहब का मोहर लगता है। कल को जब आगा रूहुल्लाह साहब या मियां अल्ताफ साहब या मैं या चौधरी साहब या शारिक साहब कहीं तकरीर में कहेंगे कि जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं आज के हालात से मुतमईन नहीं है, ये बीजेपी वाले हमें कागज का टुकड़ा दिखाएंगे, कहेंगे ना ये तो असेंबली का करारदाद है, असेंबली का मोहर लगा है, जम्मू कश्मीर के लोगों ने तो कहा है कि वो 370 नहीं चाहते, 35A नहीं चाहते। हम क्या करेंगे? हम कहाँ लड़ने के काबिल रहेंगे? हम कहाँ आपके जज्बातों की तर्जुमानी करने के लायक रहेंगे? इसलिए हम कहते हैं कि इस इलेक्शन में वोट देना और सही वोट देना वो बहुत ज्यादा जरूरी है। पार्लियामेंट में आपके जज्बात आ गए, मुझे कोई गिला नहीं। पार्लियामेंट में जज्बात की बुनियाद पे बह गए, कोई नहीं। लेकिन खुदारा इस इलेक्शन में अकल से काम लो, सोच समझ के अपने वोट का इस्तेमाल करो, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, अपनी जमीन पे हक के लिए, अपने रोजगार पे हक के लिए। हमने तो अपने मंशूर में जिसका थोड़ा सा हिस्सा चौधरी साहब ने आपके लिए सामने रखा है, हमने तो उसमें कहा है कि इंशाल्लाह हमारी हुकूमत आएगी, हम पहले महीनों में 1 लाख से ज्यादा सरकारी मुलाजिम लगाने का काम करेंगे। 10 साल हो गए ना, इन दूर दराज इलाकों में डीजी भर्ती नहीं हुई। वो वक्त था हम इसी तरह हेलीकॉप्टर में डीजी को भेजते थे, वहां कैंप लगता था, अगर कद बराबर छाती बराबर, डीजी साहब मौके पे दस्तखत करके नौजवानों को पुलिस में दाखिल करता था। 10 साल हुआ, वो नहीं हुआ। हमने अपने मंशूर में वादा किया इंशाल्लाह हमारी हुकूमत आएगी, रियासत का दर्जा मिलेगा, हम दोबारा दूर दराज इलाकों में डीजी भर्ती शुरू करेंगे। बिजली के निजाम का, आज बिजली के बिल आसमान में, हमने वादा किया है हुकूमत आएगी 200 यूनिट मुफ्त बिजली फराहम करेंगे हम आपको, 12 गैस सिलेंडर मुफ्त हम आपको देंगे साल में। बच्चों के लिए स्कूल से लेके यूनिवर्सिटी तक दोबारा मुफ्त तालीम का निजाम जो है वो हम आपको पेश करेंगे। सोशल वेलफेयर की स्कीम है, राशन, मैं जब वजीर आला था, चौधरी मोहम्मद रमजान साहब जब वजीर थे, राशन कार्ड के जरिए आपको मिट्टी का तेल मिलता था, राशन कार्ड के जरिए आपको चीनी मिलती थी, राशन का स्केल आपको इतना मिलता था कि आपका गुजारा उस पर हो जाता था। आज राशन कार्ड में ना चीनी ना मिट्टी का तेल, और APL तो दूर की बात, BPL को भी 2.5-3 किलो का राशन मिलता है, उससे ज्यादा नहीं। और ये इन्हीं सेब वालों की बदौलत। मैं इनसे पूछता हूं जो PC के लीडर हैं, जरा 3 किलो राशन पे अपना गुजारा करके मुझे दिखाओ। खुद तो 25-30 किलो राशन खाने वाले लोग हैं, वजन में कोई कमी नहीं, अल्लाह के फजल से ठीक ठाक हट्टे कट्टे लोग खुद 30 किलो राशन खाएंगे, आपसे कहेंगे 3 किलो पे गुजारा करो। लेकिन इंशाल्लाह हमारी हुकूमत आएगी, हम मिट्टी का तेल और चीनी भी आपको देंगे और राशन का स्केल भी बढ़ाएंगे ताकि आपका गुजारा हो। मैंने पार्लियामेंट में भी इस मुद्दे पे आपसे वोट मांगे थे, नहीं मिले थे, लेकिन फिर याद दिलाऊंगा, मुमकिन है इस बार मिल जाएंगे। आपको जिल्ला चाहिए और हम आपको जिल्ला देना चाहते हैं, आपको जिले का हक है। लगभग तमाम दफ्तर जो एक जिले में होने चाहिए वो यहाँ पे हैं, और इंशाल्लाह
चौधरी रमजान साहब जब अगली हुकूमत में वजीर होंगे वो आपके लिए जिले का दर्जा यहाँ ला लेकिन ये छोड़ो, उमर साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। ये तो पार्लियामेंट में भी मैंने सुना था, उमर साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। जब मैंने पीछे मुड़ के देखा कोई था ही नहीं, मैं ही खड़ा था वहां पर। इसलिए इंशाल्लाह इस बार जब आप चौधरी साहब को कह रहे हो ना, चौधरी साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, मेहरबानी करके साथ रहना। अब 2 दिन रह गए हैं, परसों वोट डालना है, परसों। अब देखिए, मैं जानता हूं ये जिम्मेदारी का वक्त है। आज के दिन में अपने खेतों को छोड़ के बाहर आना ये आपके लिए आसान नहीं है। आम तौर पर कहा जाता है कि फसल कटाई के दौरान अगर खुदा ना खास्ता कोई गुजर भी जाए तो घर वाले कहते हैं इसको एक तरफ रखो, पहले हम फसल काटेंगे फिर दफनाने का काम करेंगे। लेकिन मेहरबानी करें, परसों आप 1 घंटा इंतजार करें। पहले सुबह सवेरे 7 बजे बिस्मिल्लाह करके पोलिंग बूथ में जाएं, हल के बटन को दबा के चौधरी साहब को कामयाब करें और फिर इंशाल्लाह इस मंशूर को पूरा करना और आपके मुतालबे हल करना वो मेरी जिम्मेदारी है, वो चौधरी साहब की जिम्मेदारी है। इंशाल्लाह हम अपनी जिम्मेदारी निभा के ही अपने आप को आपके सामने पेश करेंगे।